वेलकम टू गूगल आईएएस। देखिए, आपको आज जानकर खुशी होगी कि हम मॉडर्न हिस्ट्री भी शुरू कर रहे हैं और जो भी मेरा एक अनुभव है उसके साथ मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। अब देखिए, इसका नाम मैं कह रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री, हिंदी में आधुनिक इतिहास। अब जैसे इतिहास को अगर हम समझें तो इतिहास तो एक समय है और समय को ऐसे विभाजित करना तो ठीक नहीं है ना। फिर भी हम पढ़ने के लिए इस इतिहास को या इस समय को विभाजित करते हैं, तीन में डिवाइड करते हैं: एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आपका आधुनिक इतिहास। अब ये जो हमने समय को यानी कि इतिहास को जो डिवाइड कर रखा है उसका आधार क्या है? देखिए, इसका आधार है संस्कृति में परिवर्तन, राजनीतिक सिद्धांतों में परिवर्तन वगैरह वगैरह। यानी कि मैं कह सकता हूं युगों में परिवर्तन, एक जनरेशन ही चेंज हुई। तो क्या था ये? जैसे प्राचीन इतिहास में हम पढ़ते हैं मानव कहाँ से उदय हुआ, कैसे वो एक जो एंथ्रोपोलॉजी होती है जहाँ से हमें दिखता है कि एक एप से इंसान बना, धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ उसका, फिर एक पाषाण युग आया, लिथिक एज आई, और किस तरह से उसने कहीं ना कहीं आगे चलकर साम्राज्य की स्थापना करी, महाजनपदास हमने पढ़े। और ये कब तक चलेगा? ये चलेगा जब तक भारत में इस्लाम नहीं आया। अब भारत में जब इस्लाम आएगा वहां से हम इसको मध्यकालीन कह देंगे, क्योंकि जब इस्लाम भारत में आया वो जो टर्क्स यानी कि जो सेंट्रल एशिया से संबंधित जो कल्चर था वो लेके आया। तो जो टर्क्स आए यानी कि जो इस्लाम भारत में आया, वहां से हमारा मध्यकालीन इतिहास शुरू हो जाता है। और ये कहां तक जाएगा? ये जाएगा जब तक हमारे वहां यूरोपियंस नहीं आए। और यूरोपियंस आए थे, हमारे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस कहा जाता है 15वीं शताब्दी के अंत में, और ये अपने साथ अपना कल्चर लेके आए। तो इस तरह से आपने देखा होगा मुख्यतः हम इस कल्चर डिफरेंस की वजह से, इस राजनीतिक दृष्टिकोण की वजह से हम इसको परिभाषित करते हैं या विभाजित करते हैं। तो पहला जो है हमारा प्राचीन इतिहास में हम लगभग 2 लाख साल पहले से लेकर पढ़ते हैं 7वीं शताब्दी के आसपास। 7वीं शताब्दी के आसपास, इंग्लिश में से सिरका कहते हैं, CIRCA, नियर बाय। और जो मिडिवल है वो पढ़ते हैं हम 7वीं शताब्दी से लगभग 15वीं शताब्दी। और जो मॉडर्न पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 15वीं शताब्दी से भारत की आज़ादी तक। और मॉडर्न में तो अभी भी आ जाएगा, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये भी इतिहास है, राइट? तो ये हम पढ़ेंगे। तो देखिए, आप सोचेंगे कि शुरुआत तो हमने प्राचीन से करनी चाहिए, फिर मिडिवल, फिर मॉडर्न। अब देखिए, एग्जाम को जो हमने स्टडी किया है, हमारी टीम स्टडी करती है, तो हमें दिख रहा है ज़्यादा वेटेज मॉडर्न का है। और आप लोगों का मुख्यतः जो उद्देश्य है वो ज्ञान प्राप्त करने से ज़्यादा है सिलेक्शन हो जाए, राइट? तो आइए शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हम देखेंगे तो इसमें हमें क्या मिलता है, देखिए। तो इसमें क्या बताया गया है, ये प्राचीन इतिहास, एक सेकंड गाइस, ये प्राचीन इतिहास, ये मिडिवल और ये मॉडर्न। अब ये देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन हुआ था, राइट? यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस हो गया, किस तरह राज्य गठित हुए, राइट? जैसे हमने देखा धर्म यहाँ बने, ठीक है, क्योंकि धर्म होता है वैदिक काल, आपने देखा है वैदिक काल से राज्य उत्पन्न हुए, जैसे महाजनपदास हम पढ़ेंगे वगैरह वगैरह, फिर लड़ाई होती है। फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें पता है 625 CE में पैगंबर मोहम्मद मक्का टू मदीना जाएंगे, और कहीं ना कहीं आगे चल के हमें दिखेगा 632 के बाद उनकी जो मृत्यु होती है उसके पश्चात हमें दिखता है कि इस्लाम फैलता है। शिया और सुन्नी जो विभाजन होता है वो भी होता है, परंतु फैलता है। और जब फैलता है तो ये भारत में भी प्रवेश करता है। तो ये पूरा इस्लामिक युग है ये। यहाँ पर हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, मुगल्स पढ़ेंगे, राइट? और इवेंचुअली हमें दिखता है 15वीं शताब्दी के अंत में यहाँ पर हमारे यूरोपियंस आ गए, और इसके पश्चात हमें यूरोपियन कल्चर दिखता है, जो आज भी दिखता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ हमारे वहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, तो वो भी कहीं ना कहीं ब्रिटेन की वजह से ही हमें दिखती है, क्योंकि ब्रिटेन एक यूरोप का भाग है, राइट? आगे देखते हैं। अब आगे हमें क्या मिलता है, डिक्लाइन ऑफ रोमन अंपायर। अब क्वेश्चन है कि यहाँ से क्यों शुरू कर रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ इससे बहुत पुराने से हमें शुरू करना चाहिए। देखिए, प्रश्न ये है, जैसे हम कहते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियन, यानी कि भारत में यूरोप आ रहे हैं बिकॉज वो व्यापार करने आ रहे हैं। तो इससे क्या तात्पर्य, क्या परिभाषा निकलती है, क्या अर्थ निकल के आता है? ये निकल के आता है कि इससे पहले मतलब यूरोप और भारत में कोई किसी भी तरह का व्यापार नहीं होता था। तो ये बिल्कुल गलत है। अब देखिए, इतिहास में भी हम साइंटिफिक अप्रोच ही लेंगे, यानी कि एविडेंस बेस्ड बात करेंगे। तो देखिए, अगर मैं बात करूं संगम साहित्य की, आप संगम साहित्य, संगम लिटरेचर जानते ही हैं, जो 3rd सेंचुरी BC से लेकर 3rd सेंचुरी CE दक्षिण भारत में ये साहित्य बड़े बड़े प्रख्यातों को बुलाया गया और एक साहित्य का जन्म किया गया, इसे कहा गया संगम लिटरेचर।
तो इस समय अगर मैं एक यहाँ पर बात करूं पटुप पट्टू की, पटुप पट्टू, अजीब सा नाम है, दक्षिणी भारतीय नाम है, पटुप पट्टू। पटुप पट्टू क्या था? ये 10 छोटी कविताओं का संग्रह था। यहां पर इसको इंग्लिश में कहते हैं आइडियल, IDYLL। क्या थी आइडियल्स? क्या थे? ये एक ग्रामीण क्षेत्र का जो एक शांति प्रिय जो एक वातावरण है उसकी सुंदरता को परिभाषित करते थे ये आइडियल। ये 10 थे, टोटल 10 थे, और इनको कहा जाता था, 10 को एक साथ कहा जाता था पटुप पट्टू। तो इन्हीं में से पटुप पट्टू में से एक आइडियल में कहीं ना कहीं ये बताया गया है कि किस तरह से जो भारत है उसका व्यापार होता था, जहाज़ों का आवन जावन था, किसके साथ? यमन के साथ। तो यमन, आप पता ही है आपको, यमन आज आपको दिखता है, ज़्यादातर यमन कहा जाता था ग्रीक यूनानी सोसाइटी को, यानी कि आप इसको यूरोप से कह सकते हैं। तो ये उदाहरण है हमारे पटुप पट्टू में कि भारत का व्यापार यूरोप से था, और समय काल देख लीजिए आप इससे पुराना। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियन जो है, इससे कभी आप ये ना समझे कि यही भारत और यूरोप के बीच व्यापार लाया, पहले से व्यापार होता है। अब तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस ने क्या नया था वो हम अभी आगे चर्चा करेंगे, तो ये बात मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अब यहाँ पर डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर की बात की गई है। देखिए, रोमन एम्पायर जो था एक बहुत बड़ा माइटी रोमन एम्पायर था। माइटी का मतलब होता है विशालकाय, और एज पर सतीश चंद्र जी कहा गया है कि थर्ड क्वार्टर ऑफ 6th सेंचुरी, थर्ड क्वार्टर ऑफ 6th सेंचुरी क्या हो गया? 550 से 575 CE, जिसे आप AD भी बोलते हैं, यानी कि थर्ड क्वार्टर ऑफ 6th सेंचुरी में ये माइटी रोमन एम्पायर टूटा। अब जब ये टूटा तो इसको कहा गया वेस्टर्न रोमन एम्पायर और ईस्टर्न रोमन एम्पायर। ईस्टर्न रोमन एम्पायर की जो कैपिटल बनी वो कॉन्स्टेंटिनोपोल बनी, कॉन्स्टेंटिनोपोल, जिसे हिंदी में कहा जाता है कस्तुनतुनिया, और ये आजकल आपको दिखता है किस नाम से? इस्तांबुल नाम से, जो टर्की के डोमेन में आता है, इस्तांबुल। तो कॉन्स्टेंटिनोपोल आजकल किस नाम से जाना जाता है? इस्तांबुल। यह है ईस्ट की, और वेस्ट की कैपिटल बनी रोम। रोम, तो एक रोम साम्राज्य बना और एक आपका बैजेंटीन साम्राज्य बना, बैजेंटीन साम्राज्य बना। बैजेंटीन साम्राज्य की कैपिटल बनी कॉन्स्टेंटिनोपोल और रोम साम्राज्य की कैपिटल बनी रोम। इसीलिए कहा जाता है कि माइटी रोमन एम्पायर टूटा। माइटी मतलब विशालकाय, क्योंकि जब माइटी रोमन एम्पायर टूटा तो वो रोम एम्पायर में भी बना, पश्चिमी हिस्सा क्या बना? रोम एम्पायर। तो इतिहास में किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो, तो जो पहले का था उसको माइटी रोमन एम्पायर कहते थे, विशालकाय रोमन साम्राज्य, और वो टूटा रोम और बैजेंटीन एम्पायर में। अब देखिए, ये जब टूटा तो ये क्यों बताया गया? क्योंकि जब माइटी रोमन एम्पायर था तब भी भारत से व्यापार होता था मसालों के लिए। क्योंकि अगर आप ज्योग्राफी में जाते हैं, अक्षांश देखते हैं, आपको पता है जितना अक्षांश बढ़ेगा 90 डिग्री की तरफ जाएगा तो उतनी ठंड होगी। तो इसीलिए गर्म रखने के लिए क्या चाहिए था? गर्म मसाले। और कहीं ना कहीं मीट का उत्पादन बढ़ रहा था, क्योंकि रोम क्या कर रहा था जब ये टूटा, तो रोम काफ़ी, इसकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। अब वो अलग स्टोरी है कि ख़राब क्यों हुई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो एक ट्राइबल कम्युनिटी थी, जैसे जर्मनी का स्लाव थे, वो इसने अटैक कर रहे थे। क्योंकि देखिए, जब माइटी रोमन एम्पायर था, भारत के साथ जब वो व्यापार करता था तो भारत में सोना आता था, और भारत से मसाले कहाँ जाते थे? यूरोप में। और सोना कहाँ से आता था? सोना आता था जो आपका नॉर्थ अफ्रीका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो नॉर्थ हिस्सा है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो नॉर्थ हिस्सा है वहाँ से आता था, जो भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी को छूता था। और जब ये विभाजन हुआ रोम और बैजेंटीन के बीच में, तो ये हिस्सा बैजेंटीन के पास चला गया, तो रोम के पास कुछ भी नहीं था। रोम ने कहीं ना कहीं 6 से 10 सेंचुरी, 6 to 10 सेंचुरी में एक डार्क एज देखी है, काला युग देखा। काला युग से यहाँ मतलब है आर्थिक स्थिति बहुत खराब, ऊपर से मारकाट, क्योंकि जर्मनी का स्लाव ट्राइब ने अटैक कर दिया इन पे। फिर भी कहते हैं कि जब स्थिति बहुत खराब होती है तो आदमी कहीं ना कहीं चीज़ों को ग्रांटेड लेना छोड़ देता है और कुछ ना कुछ मेहनत करने लग जाता है। यही रोम के साथ हुआ। रोम ने कहीं ना कहीं अपनी खेती को बढ़ाया, और आगे चल के दिखा कि रोम में कहीं ना कहीं खेती बढ़ी, शिक्षा को इन्होंने महत्व दिया। पुराने जो लोग थे जिन्होंने कुछ विचार दिए थे, जैसे प्लाटो हो गया, सोक्रेट्स हो गए, ऐसे लोगों के जीवनी को दोबारा से पढ़ा गया, तो रेनेसा ने जन्म लिया। अब रेनेसा क्या है वो भी पढ़ेंगे आप, डोंट वरी, बस इतना याद रखेंगे, रेनेसा के द्वारा रिफॉर्मेशन आए। रेनेसा के द्वारा रिफॉर्मेशन आए, यानी कि रेनेसा मतलब है पुनः जागरण, और उसको जब समझा गया फिर कहीं ना कहीं सुधार हुए। और समाज में सुधार ऐसे हुए कि ये लोग, इन लोगों ने विज्ञान को जन्म दे दिया। अब जो पहले के जहाज ऐसे थे
जो ओपन सीज में नहीं जा पाते थे। ओपन सीज से मेरा मतलब है कि वो लोग ऐसे सीज में जाते थे जो ज़मीन से लगा हुआ होता था, जिससे कि वो भटके ना। पर अब ओपन सीज में जा सकते थे जहाँ पर ज़मीन दिखती नहीं है, क्योंकि तकनीक का विकास हो गया था रेनेसा की वजह से। और साथ साथ में एक घटना और हो रही थी, क्योंकि इतिहास में बहुत सारी घटना एक साथ चलती हैं। तो एक साथ घटना क्या हो रही थी, यहाँ पर माइटी रोमन अम्पायर टूटा और 6 से 10 शताब्दी में रोम साम्राज्य काफ़ी आर्थिक स्थिति खराब हुई। इसी बीच इस्लाम का उदय होता है अरब में। अरब की जो अलग अलग ट्राइब्स थी जो आपस में लड़ रही थी, वो इस इस्लाम के उदय से, इस्लाम का मैंने बताया था 625 सीई में पैगंबर मोहम्मद ने मक्का टू मदीना सफ़र तय किया और वहाँ पर स्थापना करी इस्लाम की। और 632 के बाद जब उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात ये धर्म फैला, 2 स्कूल्स में भी डिवाइड हुआ, शिया सुन्नी। और उसके बाद क्या हुआ, अब देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर यूरोप में आगे चल के रेनेसा आ रहा है और यहाँ पर इस्लाम पनपता जा रहा है। अगर मैं बात करूँ 13वीं 14वीं 15वीं शताब्दी की, खासकर 13वीं 14वीं 13th और 14th सेंचुरी की बात करूँ, तो हो क्या रहा है, मिडिल ईस्ट में, यानी कि वेस्टर्न एशिया वाला एरिया जिसे आप कहते हैं मिडिल ईस्ट, वहाँ पर इस्लाम फैलता जा रहा है। और यहाँ पर जो आपका माइटी रोमन अम्पायर जो था, जो टूटा हुआ है, तो रोम की स्थिति जो है धीरे धीरे 10वीं शताब्दी के पास अच्छी हो रही है, स्ट्रांग हो रहे हैं, वो भी तकनीक में काम कर रहे हैं। और हमें दिखता है 8वीं शताब्दी के आसपास जो कॉन्स्टेंटिनोपोल था, उस पर पूरा आधिपत्य हासिल कर लिया था इस्लाम ने। अब देखिए क्या हो रहा है यूरोप में कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी आपस में क्या कर रही है, टकरा रही है। ये फैलता जा रहा है। अब कहीं ना कहीं ये जो फैलाव है बढ़ता जाएगा और क्या लेके आएगा, एक कंपटीशन की भावना कंपटीशन की भावना लाई जाएगी और कहीं ना कहीं विस्तार, एक्सपेंशन की नीतियां आएंगी कि अब इस्लाम वाले कहेंगे इस्लाम को फैलाना है, क्रिश्चियनिटी कहेंगे क्रिश्चियनिटी को फैलाना है। इसीलिए अब स्टोरी में मैं आ रहा हूं कि सीधे क्या हुआ कि ये जब धर्म की बात हुई तो यूरोप में जितने भी देश आपस में लड़ रहे थे अभी यूनाइट हो गए। और इसमें सबसे आगे जिसने भाग लिया वो थे पुर्तगाली, एडवेंचरस थे काफ़ी ज़्यादा। और जब ये भारत में पहुंचेंगे तो इनके 2 मकसद होंगे। एक मकसद छुपाया हुआ, जिसे क्रिस्टनडम कहते हैं, क्रिस्टनडम मैं लिख देता हूं, जिसे कहते हैं क्रिस्टनडम। क्रिस्टनडम का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं ईसाई धर्म को फैलाना। इसलिए आप देखेंगे, अगर मैं प्रिंस हेनरी की बात करूं, जिसे नेविगेटर का टाइटल दिया गया, जो पहला था पुर्तगाली का प्रिंस, जिसने प्रयास किया कि वो एक नया रास्ता ढूंढेगा, क्योंकि रेड सी, लाल सागर और पर्शियन गल्फ पूरा का पूरा कब्जा ले लिया है किसने, इस्लाम ने। क्योंकि मैंने अभी बताया कि कहीं ना कहीं बेजेंटीन साम्राज्य को इस्लाम ने पूरी तरफ से कब्जे में ले लिया है। तो यहां पर यही रास्ता पता था, यूरोप और भारत के मध्य जो व्यापार होता था यही रास्ता पता था, सिर्फ यही रास्ता पता था, लाल सागर वाला, रेड सी वाला और पर्शियन। और आधिपत्य किसका हो गया, इस्लाम का। और इस्लाम क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा टैरिफ ले रहा है। और जितना ज़्यादा पैसा बढ़ेगा इनके पास, उतना ये युद्ध कर पाएंगे और कहीं ना कहीं इस्लाम को फैला पाएंगे। इसीलिए जो रेनेसां की वजह से जो एक रिफॉर्मेशन हुए, सुधार हुए, वहाँ पर हमें दिखता है कि कहीं ना कहीं तकनीक का जन्म हुआ। जितने भी यूरोपियन देश ईसाई धर्म को मानते थे वो सब यूनाइट हो गए। और यहाँ पर लीडरशिप करी थी किसने, पुर्तगालियों ने, जैसे प्रिंस हेनरी मैंने बताया आपको। परंतु प्रिंस हेनरी जब शुरुआत कर रहा था तो उसके वहाँ पर जो पोप निकोलस 5 हैं, जो एक पोप हैं, उन्होंने भी उसको परमिशन दी कि तुम जा सकते हो। परंतु किसी कारणवश प्रिंस हेनरी की मृत्यु हो जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा अब ये लोग क्या करेंगे, भारत में पहुंचेंगे। तो रीजन देखिए, स्पिरिट ऑफ रेनेसां, साइंटिफिक एडवांसमेंट, ये मैंने सारा बता दिया आपको। अब देखिए हुआ क्या, इससे आगे देखते हैं स्टोरी को। मैंने बताया था प्रिंस हेनरी, जिनको नेविगेटर का टाइटल दिया गया, इन्होंने शुरुआत करी। और जो वहाँ के पोप थे, पोप निकोलस 5, उन्होंने उनको एक बुल दिया। बुल मतलब एक औपचारिक परमिशन, एक ऑफिशियल ग्रांट दिया गया किसको, प्रिंस हेनरी को। परंतु अनफॉर्चुनेटली प्रिंस हेनरी जैसे इसको शुरू करने वाले थे, उनकी मृत्यु हो जाती है, राइट, मृत्यु हो जाती है। परंतु अभी भी पुर्तगाली चुप नहीं होंगे, राइट। इसी बीच याद रखेगा 1494 में एक ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास साइन होती है 1494 में। किस किस के मध्य, स्पेन और पुर्तगाली के मध्य। और ये तय होता है जो अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक है सागर, महासागर, अटलांटिक का जो पश्चिमी भाग है यहाँ पर एक्सपेंड करेगा स्पेन, और पूर्वी भाग में एक्सपेंड करेगा कौन, पोर्चुगीज। ये 1494 में हुआ ये साइन, ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास, जो लागू हुई 1497 में। 1497 में ये लागू हुई, ये बात याद रखना, 1497 में ये लागू हुई। कौन सी, ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास। किस किस के बीच हुई, स्पेन के बीच और पुर्तगालियों के बीच। अब देखिए याद रखिएगा, पहली बार जैसे मैंने कहा था प्रिंस हेनरी, जिनको उपाधि मिली नेविगेटर की, उनके कुछ समय पश्चात हमें दिखता है 1487 में एक है बार्थोलोमेओ डियास।
वो सफ़र तय करते हैं, ढूंढते हैं एक नया रास्ता मिले, तो इवेंचुअली वो मेडागास्कर तक पहुंच जाते हैं। कहाँ तक पहुंच जाते हैं? मेडागास्कर, राइट। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये है आपका, यहाँ से देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ पर है आपका मेडागास्कर, यहाँ तक पहुंच गए बार्थोलोम्यू डियास। कब की बात है? 1487 की, राइट। और याद रखिएगा ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास साइन हुई है 1494 में, और एग्जीक्यूट कब होगी? 1497 में। इसलिए इनको और परेशानियां भी हुई, क्योंकि स्पेन वालों ने भी दिक्कत करी थी, पर कुछ किसी भी कारण की वजह से ये वापस आ गए। ये नहीं कर पाए सफर पूरा, नहीं कर पाए, कारण कुछ भी था। कोई कहता है हेलुसिनेशन होने लगा लोगों को, कोई कह रहा आपस में लड़ने लगे, कुछ भी है, रीजन कुछ भी है कि बार्थोलोम्यू डियास वापस आ गए। अब यहाँ से ये रास्ता जो आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। तो ज्यादातर आपसे पूछा जाता है केप ऑफ गुड होप का जो रास्ता है वो किसने डिस्कवर किया, किसने खोजा? तो हम ज्यादातर वास्को ड गामा का नाम टिक करके आ जाते हैं। बिल्कुल गलत, सही नाम है बार्थोलोम्यू डियास। जब ये वापस गए तो मैप बना के ले गए थे, इन्होंने सब कुछ नोट किया था, क्योंकि एजुकेशन बहुत अच्छी हो गई थी इनको। और वहीं पर हमारे एक मर्केंट थे जिनका नाम था वास्को ड गामा। तो ठीक 10 वर्षों के पश्चात 497, क्योंकि मैंने बताया टोर्डेसिलास की जो संधि में हस्ताक्षर हुए थे 1494 में, अब वो एग्जीक्यूट कब हो गया? 1497। तो अब स्पेनिश जो हैं वो इनके आड़े नहीं आएंगे। तो शुरुआत करते हैं वास्को ड गामा। मैप है उनके पास, वो यहाँ तक तो पहुंच जाएंगे मेडागास्कर तक, और किस्मत अच्छी थी कि इनको यहाँ मिल जाते हैं अब्दुल माजिद। एक गुजराती पायलट हैं अब्दुल माजिद। तो जो आपकी स्पेक्ट्रम बुक है राजीव विहिर साहब की, वो नाम देते हैं अब्दुल माजिद। परंतु वहीं पर अगर मैं सतीश चंद्र जी को देखूं, वो नाम देते हैं इब्न माजिद, इब्न माजिद। अब कौन सा सही है? मैंने आपको दोनों रेफरेंस दे दिए, क्योंकि दोनों ही अपने में प्रख्यात किताबें हैं, सतीश चंद्र जी मेडिवल हिस्ट्री वाली और राजीव विहिर मॉडर्न हिस्ट्री वाली। तो अभी मैं राजीव विहिर जी को कंसिडर कर रहा हूँ। तो अब्दुल माजिद इनको यहाँ मिलते हैं। अब अब्दुल माजिद जो है गुजराती पायलट हैं, वो उनको पहुंचा देते हैं कालीकट। कहाँ पहुंचा देते हैं? कालीकट। ये देखिए यहाँ पर ये जो एरिया है वो ये वाला है, ठीक है। थोड़ा हमने यहाँ पर इसको मार्क कर दिया था, ये एरिया इसको है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर है आपका स्पेन, गलती से मैंने यहाँ पर कर दिया, ये तो आपका साउथ अमेरिका है, ठीक है, वो कोई बात नहीं, वो तो चलता है इतना तो, राइट। तो यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर से ऐसे जाएंगे, राइट। अब क्या है, जब ये यहाँ जाएंगे, जब ये यहाँ पर ये है मेडागास्कर, मेडागास्कर में आपको मिले, तो मेडागास्कर में मिले इन्हें गुजराती पायलट अब्दुल माजिद, और ये लोग चले गए, अब्दुल माजिद ने इनको पहुंचा दिया कालीकट। कहाँ पहुंचा दिया? कालीकट। कालीकट में इनका वेलकम किया जाता है जैमुरीन के द्वारा। अब देखिए ये जैमुरीन शब्द बहुत लंबा चलेगा, 200 सालों तक, 300 साल तक ये जैमुरीन चलेगा। तो आदमी सोचता है इतना लंबा कैसे जिएगा। देखिए कालीकट का जो राजा होता था वो उपाधि हासिल करता था जैमुरीन, उपाधि थी है जैमुरीन। असल में इसका ओरिजिनल नाम था समुद्री। इस समय राजा कौन था? समुद्री। तो असल में जो वेलकम किया वास्को ड गामा का, जब वास्को ड गामा पहुंचे 1498 में, वहां पर वेलकम किया गया समुद्री के द्वारा, जिसका टाइटल क्या है? जैमुरीन। इसलिए बहुत लोग जैमुरीन लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पर वास्को ड गामा पहुंचे, ये देख लीजिए यहाँ पर मैप, ठीक है। ये देखिए, ये केप ऑफ गुड होप का रास्ता किसने ढूंढा है? याद रखिएगा, ये केप ऑफ गुड होप का रास्ता ढूंढा है बार्थोलोम्यू डियास ने, वास्को ड गामा ने नहीं। पर ये बात सही है कि भारत में पहुंचने वाले 1498 में मई के महीने में कौन थे? वास्को ड गामा। और ये यहाँ पर 3 महीने के लिए रहे, फॉर 3 मंथ्स, और काफी अच्छा संबंध था, और वापस गए अपना। और यहाँ पर याद रखिएगा, जब ये यहाँ पहुंचे थे, राइट, यहाँ पर जब ये पहुंचे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जैमुरीन ने इनका अच्छा स्वागत किया। परंतु यहाँ पर ऑलरेडी जो अरब के मर्केंट्स थे, अरब के भी यहाँ मर्केंट्स थे, जो कहीं ना कहीं इस बात से नाखुश हो गए, क्योंकि अब क्या हो रहा है, उनका जो आधिपत्य था, मोनोपोली थी लाल सागर और पर्शियन गल्फ में, वो कहीं ना कहीं खतरे में है, क्योंकि एक नया रास्ता आ चुका है। तो वो कहीं ना कहीं जो लोकल राजा हैं जैसे जैमुरीन हैं, उन पर दबाव डालेंगे कि इनसे कोई भी संबंध नहीं रखने हैं, और उसका प्रभाव हमें आगे दिखता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 3 शिप्स के साथ वास्को ड गामा आए थे अब्दुल माजिद के साथ। तो इस तरह का स्टोरी मैंने बता दी आपको। अब देखिए स्टोरी में लेके जा रहा हूँ आपको पेड्रो एल्वारेस कैब्रल में। हुआ क्या, जब वास्को ड गामा वापस गए तो वो काफ़ी उन्होंने मुनाफा कमाया, क्योंकि जो भी माल यूरोप में पहुंचता था भारत से, वो लाल सागर, रेड सी से होते हुए पहुंचता था। उसमें कहीं ना कहीं बीच में जो मुस्लिम्स थे वो लोग काफ़ी टैरिफ लगाते थे। तो यूरोप में क्या होता था, इस वजह से वो जो माल है जो यूएसए से, माफ़ करना, जो इंडिया से आता था, वो काफ़ी महंगा पड़ जाता था बिकॉज ऑफ द टैरिफ, जो कौन इम्पोज करते थे? अरबी। पर अब जो वास्को ड गामा ले गया है, वास्को ड गामा ने जो भी बाजार का उस समय भाव था, मूल्य था, उससे सस्ते में बेचा, तब भी उसने अच्छा खासा मुनाफा कमाया। तो इससे प्रभावित हुआ पेड्रो एल्वारेस कैब्रल। पेड्रो एल्वारेस कैब्रल इससे प्रभावित हुआ और वो पहुंच गया भारत, आ गया भारत में, 1500 में पहुंच गया वो, 1500 में। और जब वो आया तो अब तक क्या है कि अरबियों ने कहीं ना कहीं लोकल रूलर से कह दिया था ज़्यादा इनको स्वागत नहीं करना है। चलो फिर भी, क्योंकि ये लोग तो एक
व्यापारी बन के आ रहे थे। क्रिश्चियनडम जो मैंने बताया था, जहाँ पर क्रिश्चियनडम का मतलब है कि ईसाई धर्म को फैलाना, वो मकसद इन्होंने छुपा के रखा था। अब जब पेड्रो एल्वारेज कैब्रल पहुंचा तो उसने किसी काम से वो किसी और क्षेत्र में गया, तो वापसी में जब उसने देखा कि उसका जो माल था जो रखा था उसने, वो सारा का सारा जला दिया गया है, उसके शिप्स को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा दिया है। इसी से गुस्सा होकर इसने क्या करा, कालीकट पे बॉम्बार्डिंग कर दी, क्योंकि इनके जो जहाज थे उनमें कहीं ना कहीं तोप इंस्टॉल्ड थी, कैनन इंस्टॉल्ड थे, तो उसने बमबारी करी। तो आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कौन पुर्तगाली था मकेंट जिसने कालीकट में बॉम्बार्डिंग करी, तो इसका आंसर है पेड्रो एल्वारेज कैब्रल। ठीक है, तो देखिए ये एक इंट्रो बताया था मैंने आपको कि किस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा, ये पूरी स्टोरी देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये एक इंट्रो है कि आपको किस तरह से पढ़ाया जाएगा, स्टोरी के साथ पढ़ाया जाएगा। जैसे मैंने बताया कि बार्थोलोमेव डियास, शुरुआत तो प्रिंस हेनरी से होगी जिसे द नेविगेटर का टाइटल मिला था, परंतु वो मृत्यु हो गई थी उसकी। फिर आया था बार्थोलोमेव डियास जिसने केप ऑफ गुड होप का रास्ता हमें बता दिया था। फिर आया था आपका वास्को ड गामा। फिर आया आपका पेड्रो एल्वारेज कैब्रल, और पेड्रो एल्वारेज कैब्रल क्या करेगा, कालीकट में बम्बार्डिंग कर देगा। और इसी वजह से अब जब वास्को ड गामा फिर से आएगा 1501 में, तो कहीं ना कहीं उसका स्वागत नहीं किया जाएगा ज़ैमोरिन के द्वारा, क्योंकि दुश्मनी हो गई है, राइट। तो इस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। मुझे उम्मीद है ये पसंद आ रहा होगा आपको कि मॉडर्न हिस्ट्री, जब हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह पढ़ा जाए, स्टोरी के रूप में पढ़ा जाए, तभी मजा आता है। अब देखिए क्वेश्चन है कि सर ये कोर्स हमें कितने का पड़ेगा। देखिए HCS का जो प्रीलिम्स है, मेंस है, ये कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा 14,999 का, राइट, 14,999 का। और अब जानते हैं कि ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है, आपका पेपर है 26 अप्रैल को, 26 अप्रैल को पेपर है। और याद रखिएगा हमारी सीट लिमिटेड है, अगर वो सीट फुल हो जाएंगी फिर हम आपको एडमिशन नहीं दे पाएंगे, राइट, ये बात याद रखिएगा। और आपने क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है, इस ऐप के थ्रू हमें इस ऐप को डाउनलोड करना है, फिर अपने आप को रजिस्टर करा लेना है, राइट। और देखिए अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स का चाहते हैं, मेंस का नहीं चाहते, तो वो भी कोर्स अवेलेबल है मात्र 4,999 में, राइट। याद रखिएगा सीट्स लिमिटेड है, फिर मैं बोल रहा हूँ। और यहाँ पर जो लोग ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, अभी तक उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, प्री मेंस निकाल चुके हैं पर नहीं हो पा रहा है, तो ये उन लोगों के लिए विकल्प है टेस्ट सीरीज का। आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं और टेस्ट सीरीज में आप अपना जो कैपेबिलिटी है वो चेक कर सकते हैं, आप मेरिट में कहाँ बैठते हैं, क्योंकि सिलेक्शन तो मेरिट में टॉप में ही आएगा, राइट। तो ये आप ले सकते हैं। देखिए अगर आप हमारे साइट में जाएंगे, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, तो आपको दिखेगा कि ऑलरेडी पॉलिटी से संबंधित हमारे 20 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, 20 लेक्चर्स हो चुके हैं, काफ़ी लेक्चर्स आप देखेंगे वो हमारे अपलोड हो चुके हैं। तो अब एक बार आप जाइए एप्लीकेशन में और चेक करिए, आपको सब दिख जाएगा, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये जो एक मॉडर्न हिस्ट्री का वो किस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा वो आपको पसंद आया होगा, इस हिसाब से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, राइट। तो अंत में एंड करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ ये हमारा एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल है GC_HCS। देखिए सूचना के अभाव में कभी कभी क्या होती है, गलतियाँ हो जाती हैं, तो आपने क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। जो भी सूचनाएं होती हैं संबंधित एग्जाम संबंधित, वो यहाँ पर अपलोड कर दी जाती है, राइट। और ये है हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल, आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी है वो सॉल्व की जाएगी। तो यहीं से सेशन एंड करते हैं। जय हिंद।